नेपाल में इन दिनों सड़कें आग की तरह सुलग रही हैं। प्रदर्शनकारी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। राष्ट्रपति के घर से लेकर देश के बड़े बड़े नेताओं के घरों में आग लगा दी गई है। तोड़फोड़ मचा हुआ है। ये सब सिर्फ सोशल मीडिया पर लगे बैन की वजह से नहीं हो रहा। युवाओं का गुस्सा सरकार के भ्रष्टाचार और रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने की नीति पर है। इस पूरे आंदोलन में एक नाम बार बार सुनाई दे रहा है, सुदन गुरुंग। 36 साल के इस युवा को सभी प्रदर्शन का मुख्य सूत्रधार बता रहे हैं। आइए जानते हैं कि सुदन गुरुंग कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ, परिवार क्या है, उनके जीवन के संघर्ष क्या रहे और कैसे उन्होंने नेपाल की पूरी सरकार को हिला दिया। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। सुदन गुरुंग का जन्म 1989 में नेपाल के एक साधारण परिवार में हुआ था। नेपाल के पूर्वी इलाके धरान शहर में उनका बचपन बीता। गुरुंग समुदाय से आने वाले सुदन का परिवार मध्यम वर्ग का था। उनके पिता एक साधारण नौकरी पेशा वाले व्यक्ति थे जो लोकल स्तर पर छोटा मोटा व्यापार भी चलाते थे। माँ घर संभालती थी और परिवार में भाई बहन भी थे। सुदन बचपन से ही सक्रिय स्वभाव के थे। स्कूल के दिनों में वे खेलकूद और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते थे, लेकिन उनका परिवार ज्यादा अमीर नहीं था। पैसे की तंगी ने उन्हें छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियां सिखा दी। सुदन ने बताया कि बचपन में वे अक्सर परिवार की आर्थिक परेशानियों को देखते थे, जिससे उन्हें लगा कि समाज में बदलाव की जरूरत है। जैसे जैसे सुदन बड़े हुए, उन्होंने पढ़ाई पूरी की, लेकिन नौकरी की तलाश में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नेपाल में युवाओं के लिए नौकरियां कम हैं और बेरोजगारी ने उन्हें परेशान किया। सुदन ने सोचा कि खुद का रास्ता बनाना होगा। उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइजर बनने का फैसला किया। 20 साल की उम्र में वे पार्टीज, क्लब इवेंट और नाइट क्लब प्रोग्राम आयोजित करने लगे। काठमांडू और धरान जैसे शहरों में वे लोकप्रिय हो गए। युवाओं के बीच उनकी अच्छी पहचान थी। वे रात भर जाकर प्रोग्राम प्लान करते, लेकिन ये जीवन उन्हें संतुष्टि नहीं दे रहा था। सुदन कहते हैं, वो दिन मज़ेदार थे लेकिन खाली लगते थे। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जो समाज को फायदा दे। फिर आया जीवन का वो मोड़ जब सब कुछ बदल गया। 2015 में नेपाल में भयानक भूकंप आया। ये नेपाल का सबसे बड़ा आपदा था। हजारों लोग मारे गए, घर तबाह हो गए। सुदन उस वक्त इवेंट बिजनेस में व्यस्त थे, लेकिन आपदा में उन्हें झकझोर दिया। सबसे दर्दनाक घटना तो उनके साथ ही हुई। भूकंप के दौरान वो अपना बच्चा खो बैठे। सुदन ने बताया, मेरे हाथों में एक बच्चा मर गया। वो पल कभी नहीं भूल सकता। ये नुकसान इतना गहरा था कि सुदन का पूरा परिवार सदमे में चला गया। पत्नी और बाकी घरवाले टूट गए। सुदन खुद कई दिनों तक सदमे से बाहर नहीं आ सके, लेकिन इस दुख ने उन्हें मजबूत बनाया। उन्होंने सोचा कि अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों की मदद करनी होगी। भूकंप के बाद सुदन ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर SOS पोस्ट किया, मदद की अपील की। आश्चर्यजनक रूप से 200 लोग तुरंत आगे आ गए। ये देखकर सुदन को लगा कि युवाओं में ताकत है। इसी से हामी नेपाल नाम का संगठन जन्मा। 2015 में अनौपचारिक रूप से शुरू हुआ ये NGO 2020 में आधिकारिक रूप से रजिस्टर हुआ। हामी नेपाल का मतलब है हम नेपाल के लिए। इसका मुख्य काम आपदाओं में मदद करना है। बाढ़, भूस्खलन, भूकंप जैसी मुसीबतों में ये संगठन लोगों को खाना, पानी, दवाइयाँ पहुँचाता है। सुदन इसके फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। संगठन में अब 1600 से ज़्यादा सदस्य हैं। ये युवाओं को जोड़ता है और उन्हें ट्रेनिंग देता है, जैसे बाढ़ में बचाव कैसे करें। सुदन के परिवार ने इस सफ़र में साथ दिया। पत्नी ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। भले ही बच्चे के नुकसान का दर्द आज भी है, परिवार ने सुदन को कहा कि समाज सेवा ही असली काम है। सुदन के संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुए। कोविड-19 महामारी में नेपाल की सरकार ने ज़्यादा मदद नहीं की। सुदन और उनका संगठन आगे आया। उन्होंने भोजन वितरण, दवाइयों की व्यवस्था की, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टेंट, कंबल दिए। मनांग और सिद्धूपाल्चोक की बाढ़ में मदद की। यहाँ तक कि तुर्की के भूकंप में भी नेपाल से 15 लाख रुपए की मदद भेजी गई। सुदन कहते हैं, सरकार सोती रहती है, हमें जागना पड़ता है। इन सब में पैसों की कमी, सरकारी रुकावटें और खतरनाक हालात जैसी चुनौतियां रहीं, लेकिन सुदन ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने इवेंट बिजनेस छोड़कर पूरी तरह NGO पर ध्यान दिया। हामी नेपाल युवाओं में बहुत पॉपुलर हो गया। सुदन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचते। वे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर पोस्ट डालते, जिसमें राहत कार्यों की अपडेट होती। युवा उन्हें अपना नेता मानने लगे।
सुदन ने कई छोटे आंदोलन भी चलाए, जैसे धरान में बीपी कोइराला स्वास्थ्य संस्थान में पारदर्शिता के लिए घोपा कैंप प्रोटेस्ट। वे मेयर हरका संपांग के साथ काम कर चुके। इजराइल में फंसे नेपाली नागरिकों को लाने में मदद की। सुदन का मानना है कि युवा बदलाव ला सकते हैं। वे कहते हैं, अगर हम खुद बदलें तो देश बदलेगा। अब आते हैं हाल के प्रदर्शनों पर। नेपाल में गुस्से की आग पहले से सुलग रही थी। सरकार पर भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म के आरोप लग रहे थे। नेपो किड कैंपेन वायरल हो गया, जिसमें युवा कह रहे थे कि नेता अपने रिश्तेदारों को फायदा देते हैं। फिर 4 सितंबर 2025 को केपी ओली सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स सब बंद। वजह बताई गई रजिस्ट्रेशन नियम न मानना। लेकिन युवाओं को लगा ये उनकी आवाज दबाने की कोशिश है। बैन ने चिंगारी जला दी। सुदन गुरुंग ने मौका देखा। हामी नेपाल ने युवाओं को एकजुट किया। 8 सितंबर को काठमांडू के मेनीघर मंडला में बड़ा रैली बुलाई गई। सुदन गुरुंग ने मौका देखा। हामी नेपाल ने युवाओं को एकजुट किया। 8 सितंबर को काठमांडू के मेनीघर मंडला में एक बड़ी रैली बुलाई गई। सुदन ने वीडियो जारी किया, जिसमें कहा कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उन्होंने छात्रों से अपील की, स्कूल यूनिफॉर्म पहनो, किताबें ले आओ, ये शांतिपूर्ण विरोध का प्रतीक बने। संगठन ने प्रोटेस्ट रूट्स और सेफ्टी टिप्स शेयर किए, लेकिन बैन के कारण सोशल मीडिया बंद था, तो युवा वीपीएन इस्तेमाल करने लगे। प्रदर्शन बढ़े, काठमांडू से लेकर दूसरे शहरों तक फैल गए। पुलिस ने पानी की बौछारें, आंसू गैस और गोलियां चलाईं। कम से कम 19 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर हमला किया, नेताओं के घरों में आग लगाई। सुदन लगातार वीडियो जारी कर रहे थे। उन्होंने अपनी मांगे रखी। पहली मांग, प्रधानमंत्री केपी ओली को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे कई भाई बहनों को मार दिया गया, इस सरकार का रहने का कोई हक नहीं। दूसरा, सभी प्रांतीय मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। तीसरी, गोली चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, नीचे से ऊपर तक सब जिम्मेदार हैं। चौथी, युवाओं की एक अंतरिम सरकार बने। सुदन ने कहा, यह सिर्फ बैन का मुद्दा नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम के घर, राष्ट्रपति भवन और मंत्रियों के घरों पर हमला कर दिया। हिंसा इतनी बड़ी कि होम मिनिस्टर रमेश लेखक को तुरंत इस्तीफा देना पड़ा। सरकार ने दबाव में सोशल मीडिया बैन हटा दिया। कम्युनिकेशन मिनिस्टर पृथ्वी सुब्ब गुरुंग ने कहा कि जनरल जेड की मांग मान ली, लेकिन युवा रुके नहीं। उन्होंने पीएम ओली का इस्तीफा मांगा। सुदन का घर भी जलाने की कोशिश हुई, लेकिन वे नहीं डरे। उन्होंने कहा, हम शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे। सुदन गुरुंग की ये लड़ाई नेपाल के युवाओं के लिए मिसाल है। 36 साल की उम्र में उन्होंने दिखा दिया कि एक साधारण इंसान कैसे बदलाव ला सकता है। उनके जन्म से लेकर आज तक का सफर संघर्षों से भरा रहा है। बच्चों का नुकसान, परिवार का दर्द, बेरोजगारी, आपदाओं की चुनौतियां, सब ने उन्हें मजबूत किया। हामी नेपाल जैसे संगठन ने आज युवाओं को आवाज दी। आज सुदन नेपाल के जनरल जेड के प्रतीक हैं। वे कहते हैं, डिजिटल आज़ादी हमारी आज़ादी है। यह आंदोलन जारी है। देखना है कि नेपाल का भविष्य क्या रंग लेता है। सुदन जैसे युवा नेताओं से उम्मीद है कि वे देश बदलेंगे। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।